नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 26 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है फिर से, लेकिन 3 आर्टिकल्स हम अलग अलग न्यूज़पेपर से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, अर्बनाइजेशन से संबंधित। दूसरे नंबर पे डेली पायनियर और ट्रिब्यून का आर्टिकल मिला के हम डिस्कस करेंगे एडिबल ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्या रीजंस हैं, क्या कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स टाइम्स का बिम्स्टेक से संबंधित। बिम्स्टेक का 30 मार्च को श्रीलंका में समिट ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो उससे संबंधित ये छोटा सा आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कोट देख लीजिए। एक बार एक संत ना जापान की यात्रा पर थे और उन्होंने एक बच्चे से पूछा कि आप किसके लिए जी रहे हो, तो बच्चे ने छठ से जवाब दिया कॉन्फिडेंस से कि मैं जापान के लिए जी रहा हूं, जापान के लिए जीता हूं। देखो, ये जो पैट्रियोटिज्म था ना, ये एथिक्स में भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो अगर लिखने के लिए वर्ड्स ज़्यादा आपके पास अवेलेबल हैं तो, अदरवाइज ऐसे में तो इस्तेमाल कर ही सकते हो। ये पैट्रियोटिज्म हर एक भारतीय में होना चाहिए कि हम जो जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। अगर ये पैट्रियोटिज्म होना तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत ये है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। सब तो मतलब जनरलाइज करने वाली बात हो गई। जैसे घर को साफ सुथरा रखेंगे, बाहर कूड़ा फैलाएंगे। सिचुएशन चेंज हो रही है धीरे धीरे, और एक वक्त ऐसा आएगा लोग देश के इंटरेस्ट, समाज के इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी देने लगेंगे। अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एडिबल ऑयल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, रशिया यूक्रेन वार के कारण जो एडिबल ऑयल है ना, इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सनफ्लावर ऑयल यानी सूरजमुखी का तेल मेनली यूक्रेन से आता है, और भारत भी एडिबल ऑयल में 15% जो सनफ्लावर ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन में भी कुछ खास बढ़ोतरी हुई नहीं है। आज देखो, भारत वेजिटेबल ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार देश है, और अपनी जरूरत का लगभग 55% जो एडिबल ऑयल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। सोच के देखिए, 138 करोड़ का देश है इंडिया, लेकिन खाना बनाने के लिए जिस तेल की आवश्यकता होती है वो हम 55% इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से। इवन इसके कारण जो बिल है ना, इंपोर्ट बिल, वो 65,000 करोड़ से बढ़ के 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया है। देश की इनकम दूसरे देश में जा रही है एडिबल ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। अगर हमारे ही किसान एडिबल ऑयल को प्रोड्यूस करें, मतलब वो उन फसलों को प्रोड्यूस करें जिससे एडिबल ऑयल हम जनरेट करते हैं, तो फिर किसानों की इनकम भी बढ़ेगी। अभी देखो, 100 से ज़्यादा एडिबल ऑयल रिफाइनरीज एमएसएमईज के रूप में पंजाब हरियाणा में मौजूद हैं, जो हमारी एडिबल ऑयल की समस्या को दूर कर सकती हैं। इसके लिए लेकिन एमएसपी की गारंटी देनी होगी, क्योंकि ना पंजाब हरियाणा में पैडी वीट की एश्योर्ड एमएसपी उन्हें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंकरेज नहीं करती। मतलब जैसे हरियाणा पंजाब में किसानों को लगता है कि अगर वीट उगाएंगे, पैडी उगाएंगे, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें मिल जाएगा, गारंटी है, चाहे बारिश आए कुछ भी आए। लेकिन अब जैसे देखो, सरसों है, ऐसी ऐसी अनेक फसलें जिससे एडिबल ऑयल प्रोड्यूस होता है, इन फसलों के लिए सरकार एमएसपी दे तो किसानों को इंसेंटिव मिले ना। समझ रहे हो? तो सरकार को वीट पैडी की तरह बाकी वो फसलें जिनसे एडिबल ऑयल प्रोड्यूस होता है उनके लिए भी एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए, ताकि किसानों को इंसेंटिव मिले। और इससे देखो, ग्राउंड वाटर की समस्या भी दूर होगी। अभी 2-3 दिन पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे था। हमने डिस्कस किया किस प्रकार से पंजाब हरियाणा में ग्राउंड वाटर का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, समस्या काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। जैसे देखो, अपने घर के पास ही में जो हमारे जेई है ना, जूनियर इंजीनियर वाटर डिपार्टमेंट में, जिसको बोलते हैं पब्लिक वेल्थ डिपार्टमेंट, मैंने उनसे पूछा, इतना ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या आपको महसूस हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि मेरी सर्विस के दौरान ही कई गांव ऐसे हैं जहां पे पहले आसानी से पानी मिलता था, लेकिन अब वहां पे पानी की गंभीर समस्या पैदा हो गई है मेरे सर्विस काल में ही। लेकिन पहले जैसे 6 यूनिट नीचे पानी मिल जाता था, अब उससे 3 या 4 गुना ज्यादा यूनिट आप नीचे खोदोगे तब जाके पानी मिलेगा। ये सिचुएशन पैदा हो रही है। तो आगे आगे तो आप सोच सकते हो सिचुएशन और भी ज्यादा कितनी गंभीर होने वाली है। हालांकि देखो, मस्टर्ड सीड की जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश में बढ़ी है, 29% तक बढ़ चुकी है, जो कि मोस्टली राजस्थान, यूपी, एमपी की कैश क्रॉप बन चुकी है। ठीक इसी प्रकार से हम मस्टर्ड सीड्स को पंजाब और हरियाणा में भी उगा सकते हैं, तभी हम देखो इंडिया के इंपोर्ट बिल को कम कर पाएंगे। और दूसरा देखो, एडिबल ऑयल अगर महंगा होता है तो सोच के देखिए, वो गरीब पर्सन
जिसकी सैलरी बहुत कम है, लेकिन खाना बनाने के लिए जो तेल है वही इतना महंगा मिलेगा, तो उसका एक मेजर जो सैलरी का पोर्शन है वो तो देखो फूड आइटम्स में ही इन्वेस्ट हो जाएगा। तो क्या वो गरीब परिवार अपने बच्चों पर इन्वेस्ट कर पाएगा, हेल्थ पर खर्च कर पाएगा? तो सरकार को इस पर कुछ अच्छे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि एडिबल ऑयल पर अभी हमारी जो दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी है ना सिर्फ हम उसे कम कर सकें, हमारे देश में ही आत्मनिर्भर हो सकें एडिबल ऑयल के मामले में, और जो महंगे एडिबल ऑयल अभी मिल रहे हैं उन प्राइसेस को भी हम कम कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एडिबल ऑयल से संबंधित। चलते हैं आगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्बनाइजेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो यह जो आर्टिकल है ना वो इंडिया के अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन से होने वाले नुकसान और इससे निपटने के लिए कुछ स्टेप्स भी बताता है। 2011 में क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की सिटीज में 5 क्रिटिकल इश्यूज बताए थे। सबसे पहले पुअर लोकल गवर्नेंस, जो लोकल गवर्नेंस है म्युनिसिपैलिटीज जैसे, इनका जो कामकाज करने का तरीका है ना काफी खराब है। दूसरा, वीक फाइनेंस ऑफ सिटीज अपने आप से रेवेन्यूज जनरेट नहीं कर पाती, स्टेट या फिर सेंटर पर डिपेंडेंट रहती हैं अपना कामकाज करने के लिए। तीसरा, इनएप्रोप्रिएट प्लानिंग, देखो प्लानिंग अच्छे से नहीं होती, इस वजह से हाउसिंग की और इवन कॉमर्शियल साइट्स की जो कॉस्ट है ना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जमीन बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनएप्रोप्रिएट प्लानिंग है, प्लानिंग ठीक से नहीं हुई है सिटीज की। इसके बाद जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे पावर, पानी, ट्रांसपोर्ट, इनका बहुत ज्यादा अभाव रहता है इंडियन सिटीज में। और सबसे लास्ट में डेटेरियोरेटिंग इन्वायरमेंट, इंडिया की सिटीज कितनी ज्यादा पोल्यूटिंग है वो आपको भी पता है, आगे भी आएगा। तो ये 5 क्रिटिकल इश्यूज बताए थे वर्ल्ड बैंक ने अपनी 2011 की रिपोर्ट में। लेकिन देखो आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, हम 2022 में आ चुके हैं, ये इश्यूज अभी भी चैलेंजिंग बने हुए हैं। बस अर्बन पॉपुलेशन 1960 से लेकर 2020 तक 18 से 35% तक पहुंच गई है। मतलब कि आज हमारे देश की टोटल जितनी पॉपुलेशन है ना उसमें से 35% तो अर्बन एरियाज में रहती हैं। यहां तक कि कोविड लॉकडाउन में मास माइग्रेशन देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद अर्बन पॉपुलेशन 2.32% बढ़ गया, लेकिन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई सुधार नहीं देखने को मिला, वो जैसा था वैसा ही है। इसके बाद हम सेंसस सिटीज का कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो भारत में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ये बात सच है, लेकिन ये जो ग्रोथ है ना वो काल्पनिक है, इमेजिनरी है। कैसे? क्योंकि ना अर्बन स्प्रोल्स ज्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब कहने को देखो अर्बन एरियाज में लोग बढ़ रहे हैं, और जैसे सिटी है, दिल्ली सिटी है, इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर भी लोग रहने लगे हैं जहां पहले गांव हुआ करते थे। तो ये तो अर्बनाइजेशन ही तो हो रहा है। और सेंसस सिटी की जो डेफिनेशन है 75% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के काम में नहीं लगी होनी चाहिए, वो भी हो रहा है। बट देखो एक अर्बन सिटी में रहने का जो फायदा होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड सिविक एमिनिटीज मिलनी चाहिए, वैसा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये जो ग्रोथ है ना टोटली इनअप्रोप्रिएट है। मतलब कि प्लानिंग नहीं है, जहां कहां जगह मिलती है लोग रह रहे हैं बिल्कुल अर्बन एरियाज के आसपास। अथॉरिटीज जो है कुछ प्लान नहीं कर पा रही हैं, ऐसे अर्बनाइजेशन हमारे देश में देखने को मिल रहा है। कोविड काल ने हमारी सिटीज के सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको एक्सपोज करके रख दिया था। लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज के लिए तरस रहे थे जो अर्बन टाउन में आसानी से मिलनी चाहिए थी। हमें अर्बनाइजेशन के रिगार्डिंग हमारी जो अप्रोच है उसको बदलना होगा। अर्बनाइजेशन जो है वो देखो जैसा बिजनेस अभी तक चला आ रहा है वैसा नहीं चल सकता, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें आज की अर्बन सिटी के न्यू नॉर्मल को कंसीडर करते हुए अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। अभी देखो गवर्नेंस के लेवल पर अर्बन गवर्नेंस जो है वो सबसे लास्ट लेयर है। मतलब नेशनल लेवल पे गवर्नेंस आप देखते हो, स्टेट लेवल पे गवर्नेंस आप देखते हो, वो 2 लेयर्स हैं। और सबसे नीचे वाली जो गवर्नेंस है लेयर है ना वो है अर्बन गवर्नेंस वाली। और अर्बन गवर्नेंस हमेशा से नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट की पैट्रोनेज पे डिपेंड करता है। मतलब वो पैसा देंगे तो अर्बन गवर्नेंस अच्छे से चलेगी, अदरवाइज खुद से रेवेन्यू जनरेट करने की जो इनकी क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा कम है। इन सब लैकुना से, इन सब कमियों से हमारी सिटीज कैसे प्रभावित हो रही है आइए देखते हैं। अभी हाल ही में टॉप पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट जारी हुई और देखो टॉप 15 पोल्यूटेड सिटीज में से 13 तो भारत की है। कितने ज्यादा शर्म की बात है, जिसमें से दिल्ली सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी है। और जिस तरह से इंडिया
फोसिल फ्यूल्स पर निर्भर है, मतलब इंपोर्ट पर निर्भर है, और ज्यादातर एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं वो भी फोसिल फ्यूल से ही जनरेट करते हैं आज के समय में अगर देखें तो। और कंस्ट्रक्शन की इंक्रीज होती एक्टिविटी बताती है कि पोल्यूशन लेवल फिलहाल के लिए तो कम होने वाला है नहीं। इसके बाद नीवा एस्टिमेट के अनुसार 2030 तक क्लीन वाटर की कमी 94 बिलियन लीटर पर डे पर होगी। ये पानी की हमने बात की। अब वेस्ट ट्रीटमेंट की बात कीजिए, सीवेज ट्रीटमेंट की भी हम अगर बात करें 2030 आते आते 109 बिलियन लीटर पर डे जो सीवेज वाटर है उसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इवन 2030 आते आते 38 मिलियन हाउसेस की भी कमी रहेगी। तो स्लम्स वगैरह ये जो है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यह है कि हमें प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। सबसे पहले अर्बन सिटीज की फंडिंग प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना होगा। अर्बन बॉडी अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का अधिकतर हिस्सा प्रॉपर्टी टैक्स और सेंट्रल स्टेट के ग्रांट से इकट्ठा करता है, लेकिन वर्ल्ड की अधिकतर सिटीज अपने रेवेन्यू का अधिकतर हिस्सा म्युनिसिपल बॉन्ड से लाते हैं, जो इंडियन सिटीज जो है वो नहीं कर पा रही हैं। अभी तक देखो हैदराबाद, लखनऊ, गाजियाबाद ने ही म्युनिसिपल बॉन्ड इश्यू किए हैं। अब क्वेश्चन उठता है म्युनिसिपल बॉन्ड्स होते क्या हैं? म्युनिसिपल बॉन्ड देखो एक प्रकार से बॉन्ड ही होते हैं, लोन मान लीजिए। जैसे अब गाजियाबाद की म्युनिसिपल सिटी है, इन्होंने एक हाईवे बनाने के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड रिलीज किया और बोला कि आप 1 यूनिट खरीद लीजिए 900 रुपए में, हम आपको 5 साल बाद इस 1 यूनिट के 1000 रुपए देंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने जो हाईवे बनाया है उस पर वो टोल वगैरह लगाएंगे, कलेक्शन करेंगे, और जो फायदा होगा उसको आपको दे दिया जाएगा 5 साल बाद, 900 के 1000 रुपए आपको मिल जाएंगे। ये होता है, सिंपल एग्जांपल है ये म्युनिसिपल बॉन्ड का। इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि अभी बहुत सारे अर्बन मिशन चल रहे हैं, जैसे हाउसिंग मिशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी मिशन है, जैसे देखो स्मार्ट सिटीज। लेकिन ये सारे मिशंस सिलोस में वर्किंग कर रहे हैं, मतलब इन मिशंस के बीच ना आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कन्वर्जेंस होना चाहिए ना, सभी एक डायरेक्शन में जाने चाहिए, सबका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सब मिशंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। लेकिन ऐसी कोई पार्टनरशिप या फिर कोऑपरेशन इन मिशंस के बीच में देखने को नहीं मिल रही है। तो बहुत बार चीजें ओवरलैप हो जाती हैं और फाइनेंस का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी स्टेक होल्डर्स है ना, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है और म्युनिसिपल है, लोकल अथॉरिटीज हैं, तो इन सब के बीच में कोऑपरेशन होना जरूरी है। हमें इस अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन को रोकना होगा ताकि सिटी के लिए अच्छा हम फ्यूचर इंश्योर कर सकें। और इन अर्बन सिटीज को प्लान्ड वे में हमें डेवलप करके ग्रोथ इंजन की तरह देश के विकास के लिए यूज करना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी 65% अर्बन सेटलमेंट के पास कोई मास्टर प्लान नहीं है जो प्लान डेवलपमेंट कर सके सिटी का। तो हर सिटी का एक मास्टर प्लान होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला स्टेप यह हो सकता है, मास्टर प्लान की सहायता से हम अर्बनाइजेशन को प्लान्ड और कंट्रोल्ड वे में कर सकते हैं। तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अर्बनाइजेशन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बिमस्टेक से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, वैसे तो ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1997 में। इस ऑर्गेनाइजेशन को बने 25 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट साबित होने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ ही समय पहले से 2016 में सार्क को इंडिया ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था पाकिस्तान के द्वारा लगातार इंडिया में टेररिज्म को प्रोपगेट करने के कारण। तो उस वजह इंडिया ने बिमस्टेक पर फोकस करना स्टार्ट किया था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है पड़ोसी देशों के साथ रीजनल कोऑपरेशन के लिए। अब कंटेक्स्ट ये है, 30 मार्च को एक समिट होने वाला है बिमस्टेक का श्रीलंका में। यह समिट देखो इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस समिट में एक क्लियर जो पर्पस है वो ड्रा किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। इसके साथ साथ क्लियरली ये भी डिसाइड किया जाएगा कि बिमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर कंट्रीज आपस में किन किन सेक्टर्स में कोऑपरेट करेंगे। मेंबर्स कौन कौन से हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जहां देखो एक तरफ ग्रेट हिमालयन रीजन को बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करती है, दूसरी तरफ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया दोनों के बीच भी ब्रिज का काम करती है। पिछले साल जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना बिमस्टेक का,
उसमें ये डिसाइड किया गया था, अभी इस बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन के जो 14 डाइवर्स प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं ना, इनको 14 के बजाय 7 में डिवाइड किया जाए और हर एक मेंबर कंट्री लीड ले उस प्रायोरिटी सेक्टर में। जैसे देखो, सबसे पहले ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट, ये बांग्लादेश के पास गया। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज भूटान के पास। सिक्योरिटी इंडिया। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी म्यांमार के पास। पीपल पीपल कॉन्टैक्ट नेपाल के पास। साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन श्रीलंका के पास और कनेक्टिविटी थाईलैंड के पास। इस प्रकार से हर एक मेंबर कंट्री ने एक एक एरिया में लीड लेने के लिए कमिटमेंट की। इंडिया की बात करें, इंडिया को देखो सिक्योरिटी मिला है। इंडिया का तो ऑलरेडी एक इनिशिएटिव है इंडियन ओशन कंट्रीज के लिए, सागर। सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये इनिशिएटिव इंडिया की जो ऑलरेडी पॉलिसीज है ना ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है जिसमें इंडिया नेबरहुड के इंटरेस्ट का ख्याल रखता है, तो इन्हीं पॉलिसीज का ये एक्सटेंशन है सागर। सागर का मतलब देखो ये है, इंडिया का मानना है कि इंडियन ओशन रीजन में ट्रेडिशनली इंडिया की डोमिनेंस रही है, तो यहां पे कुछ भी होता है, जैसे सुनामी लहरें आ गई या फिर पायरेसी हो गई, कुछ और गलत हो गया, तो ये इंडिया की जिम्मेदारी बनती है इस पूरे एरिया में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। जैसे देखो, यूएसए पहले अपने आप को ना ग्लोबल पुलिसमैन समझता था। यूएसए को लगता था कि हम एकमात्र सुपर पावर हैं और वर्ल्ड में जो कुछ भी गलत होगा उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन इंडिया को लगता है कि हम ग्लोबल पुलिसमैन तो नहीं, कम से कम इस रीजन में तो पुलिसमैन की भूमिका निभा ही सकते हैं। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, आपको कंसेप्ट समझने के लिए एग्जाम्पल है। तो अब देखो, इंडिया के पास चूंकि सिक्योरिटी का पिलर आया है, अब सिक्योरिटी तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है। रिसोर्सेज की सिक्योरिटी, कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो जाती है, जैसे सुनामी लहरें आ गई, साइक्लोन आ गया, उससे सिक्योरिटी यानी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, और मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये 3 कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी के, आप कह सकते हो। और बिल्कुल लेमन टर्म्स में अगर बात करें तो देखो, सिक्योरिटी के 3 सब सेक्टर्स हैं। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, दूसरे नंबर पे एनर्जी जो हमने रिसोर्स की बात की, और तीसरे नंबर पे डिजास्टर मैनेजमेंट। कंसर्न्स देखो और भी काफी ज्यादा हैं, जैसे टेररिज्म से संबंधित कंसर्न है, सी पायरेसी, अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। ये तो सिर्फ टिप इन द आइसबर्ग है, ऐसा आर्टिकल में कहा जाता है। लास्ट में अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये बोला जाता है, पोटेंशियल देखो बिम्स्टेक में काफी ज्यादा है, लेकिन बिम्स्टेक अभी तक अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाया है, जिसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। जैसे इंस्टीट्यूशनल फ्रेजिलिटी, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो कमजोर है। वीकनेस ऑफ सेक्रेटरिएट, बताइए बिम्स्टेक का सेक्रेटरिएट कहाँ पे है? ये है ढाका में। फंडिंग ज़्यादा नहीं मिलती, क्लियर गाइडलाइंस का अभाव है। अब उम्मीद ये की जाती है ये 30 मार्च को श्रीलंका में जो बिम्स्टेक का समिट ऑर्गेनाइज होगा, इसमें क्लियर ऑब्जेक्टिव ड्रा किए जाएंगे और बाकी जो भी इश्यूज है ना उनको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बिम्स्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर सके। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, हमने 3 इश्यूज डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।